हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं इस सेट में किस तरह का क्वेश्चन लिया गया है। और यहाँ दोस्तों, जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो ये सेट 3 चल रहा है। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 और 2 आ चुका है। और हाँ दोस्तों, हर बार हम क्वेश्चन कम ले रहे हैं ताकि कम पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें तो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए इस सेट के क्वेश्चंस को देखते हैं। और हाँ, पहले काम ये करना है कि आप लोग कॉपी और कलम निकाल करके बैठें और जो भी क्वेश्चन आए पहले वीडियो को रोक करके खुद बनाएं और फिर अपना आंसर टिक करें। और फिर हम जब बनाएं तो देखें कि क्या आंसर हो रहा है। सही हो रहा है तो वाह, नहीं हो रहा है गलत। अगर जो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखिए। ठीक है दोस्तों, गलती से सीखिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए आइए समय ना गवाते हुए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में है। क्या बोला गया है? AB बटे DE, BC बटे DF ये दोनों समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसके लिए आपको स्थितियां बतानी है कि निम्नलिखित में से क्या हो जाए जिसके बाद त्रिभुज समरूप होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम देखना पड़ेगा, यानी दोनों की आकृतियां देखनी पड़ेगी। ABC अगर जो बात करें तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे आप लोग। ABC ये मेरा एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज हम लोगों का चर्चा कर दिया है DEF है। कौन सा त्रिभुज है दोस्तों? DEF है। चलिए भाई, हो गया तैयार। अब क्या दिया है? AB तो बटे DE, ध्यान से देखें। AB और बटे में DE ये वाली भुजा, ठीक है। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है BC बटे में DF, BC DF, ध्यान से देखें। ये BC है और ये DF है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, दो त्रिभुजों के दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो इसके बीच का कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो इन दो भुजाओं का और इन दो भुजाओं के अनुसार इसके बीच का कोण ये बोला जाएगा और इसके बीच का कोण ये बोला जाएगा। तब आपका लगेगा SAS समरूपता से। तो इसके कोण B और इसके कोण D, इसके कोण B और इसके कोण D कौन से क्वेश्चन में? ऑप्शन में ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे कहा जाता है SAS समरूपता का नियम। आप लोग पढ़े होंगे। यदि दो त्रिभुजों में से यदि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाएं अनुपातिक हो और उनके बीच की भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। इसे SAS समरूपता कहते हैं, ठीक है। आपको ये भाषा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, ध्यान से देखिए, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं होगी ये बता रहा है। असंगत मतलब ये होता है कि उसके हल का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। मतलब रैखिक समीकरण XY जो चलता है उसका हल पॉसिबल नहीं है। तो कौन से स्थिति में हल पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों? तो समांतर की स्थिति में रैखिक समीकरणों का हल नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर A आंसर होगा। अगर जो बोलता संगत तो संगत का ऑप्शन नंबर B भी आंसर सही होता और ऑप्शन नंबर C भी होता। B में अनंत हल मिलते हैं, C में एक हल मिलता है और समांतर होने में एक भी हल नहीं मिलता है, उसे बोलते हैं असंगत। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मासा 17 है तो उसका लासा क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, मासा दे रखा है, लासा हमसे पूछ रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या का क्वेश्चन है, LCM FCF से। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उन्हीं दो संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उनका LCF गुना HCF चलता है। तो चलिए आप लोग याद रखे होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 बराबर होता है LCM गुना HCF। तो LCM हमसे पूछ रखा है, चलिए मान लेते हैं X और HCF आपका 17 दिया हुआ है। तो चलिए लगा देते हैं 17। अब इसे काटते हैं तो कट जाएगा दोस्तों 17 पचे 85, बच जाएगा 17, 17 एकम 17 और फिर 0। तो X का वैल्यू 510 आया। तो ये क्या मिल गया दोस्तों? LCM हमने X माना था और HCF आपका दिया हुआ है, तो LCM आ जाएगा 510। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग भली भांति जानते होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF चलता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 6, 8 और 22 का लासा तथा मासा का अनुपात पूछ रखा है। लासा और मासा का अनुपात यानी LCM और HCF का अनुपात पूछ रखा है। तो आपको पहले LCM और HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोनों का अनुपात करना पड़ेगा।
तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप चाहें तो किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। 6 गुना 3 हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा 2 गुना 3, और 8 का देख लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 दोस्तों, और 33 है, मेरे पास 22 है तो 22 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 11, और इसके पास कुछ नहीं होगा। अब लासा की बात करते हैं तो लासा और मासा का अनुपात लेना है, तो लासा ऊपर जाएगा और मासा नीचे आएगा। तो एलसीएम में क्या होता है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की महत्तम घात वाली संख्या तथा शेष बची संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं एलसीएम। तो उभयनिष्ठ जो है, यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसका सबसे बड़ा वाला घात कौन है, तो 2 का पावर 3 है, ये आपका आएगा। और शेष बची संख्याएं जैसे 11 और 3, ये तो उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये भी हमको लेना होता है। ठीक है, किसमें, एलसीएम में। अब एचसीएफ में क्या होगा दोस्तों, तो एचसीएफ में वही लेना होता है जिसका घात सबसे छोटा हो। ठीक है, जिसका घात सबसे छोटा हो, उभयनिष्ठ होना चाहिए और घात सबसे छोटा होना चाहिए। तो मासा में उभयनिष्ठ तो आपका 2 ही है और सबसे छोटा घात तो 2 का पावर 1 वाला, यानी 2 ही केवल रह जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 का पावर 3 का मतलब हो जाता है 8, 8 को 2 से काटिएगा दोस्तों तो 4 मिलेगा। कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट, 4 मिलेगा। तब ऊपर तो आपको 4 मिलेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, और ऊपर आप गुना करते हैं 11 बच्चों के 44, और 44 दिया हो जाता है आपका 132, और बट्टे में मतलब कि अनुपात, और 1 हो जाएगा 132 अनुपात 1, इसका सही करेक्ट आंसर होगा। 4 का ऑप्शन नंबर ए जो मिल रहा है वो मिलकर सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सेक थीटा बराबर पूछ रखा है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। सेक थीटा का वैल्यू होता है, बहुत सारा होता है, 1/cos थीटा भी होता है। देखिए ऑप्शन सही देख लेते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा का वैल्यू याद किए होंगे तो इसका वैल्यू cot थीटा होता है। क्या होता है, COT cot। 1/cos थीटा का याद किए होंगे दोस्तों, तो इसी का होता है सेक थीटा। क्या होता है, इसी का होता है सेक थीटा। आगे देख लेते हैं, 1/sin थीटा का याद किए होंगे cosec थीटा होता है, और sin थीटा बटे cos थीटा का याद किए होंगे tan थीटा। तो ऑप्शन नंबर सेक थीटा का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/cos थीटा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या दिया है, 3 cos थीटा का वैल्यू 2 दे रखा है। 3 cos थीटा का वैल्यू 2 है, तो हमें 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का वैल्यू पूछ रखा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व आपको निश्चित करना ही पड़ेगा दोस्तों, नहीं सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। देखिए क्या मिला है, 3 cos थीटा बराबर 2 है, 3 cos थीटा बराबर 2 है, यानी कि cos थीटा बराबर हम लोगों को मिल जाएगा 2/3। ठीक है दोस्तों, 3 cos थीटा का गुना उधर भाग में ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। और cos थीटा का वैल्यू चलता है b/h, यानी कि b का वैल्यू आपका 2 है और h का वैल्यू आपके पास 3 है। ठीक है, आपको यहाँ पे लंब p निकालना पड़ेगा। तो p बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों √h² माइनस b², आपको मालूम होगा h² माइनस b², h² यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 घटेगा डियर स्टूडेंट तो √5 बच जाएगा। ये मिल गया आपका p का वैल्यू। किसका वैल्यू मिल गया दोस्तों, p का वैल्यू मिल गया। अब हमें करना क्या है, 2 sec स्क्वायर थीटा, तो देखिए सबका मान निकालते हैं। 2 रह जाएगा, sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाता है h/b। ठीक है, sec थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, h/b। तो h यानी कि 3 डालिएगा और b यानी कि 2 डालिएगा, फिर इसका क्या लगेगा दोस्तों, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर 2 tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू आपको मालूम होगा p/b होता है। क्या होता है दोस्तों, p/b। तो p तो आपके पास √5 है और बटे b कितना है दोस्तों, तो 2 है। इसका भी आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, फिर -7 है। चलिए बस इसको सॉल्व कीजिए और आंसर आपके पास आ जाएगा। कितना होगा मेरे पास, 2 होगा दोस्तों, फिर 3 का 9 और 2 का 4 एलसीएम हो जाता है, फिर ये स्क्वायर हो जाता है, 2 × √5 का 5 और 2 का 4 हो गया -7। अब क्या करेंगे, कौन कौन सा वैल्यू कट रहा है देख सकते हैं। 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, -7 तो रह ही जाएगा आपके पास। फिर हम लोगों के पास क्या मिल जाएगा, 9/2। ठीक है दोस्तों, 9/2 प्लस 5/2 और -7। क्या करेंगे, 9/2 प्लस 5/2, कुल मिला के आपके पास 14/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 एलसीएम तो आप 2 ही लोगे, एलसीएम तो आप 2 ही लोगे, 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और -7, तो 14 2 से कटेगा 7 बार में डियर स्टूडेंट, 7 - 7 क्या होगा, कट करके आपको 0 दे देगा।
ठीक है, तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, इसमें आप याद नहीं रख सकते हो। ठीक है, हाँ फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई। देखिए दोस्तों, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है, यानी 0 से 1 तक होता है। तो कौन सा इसमें बता रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी बता रहा है कि पीई का मान 0 से बड़ा या 0 से छोटा हो सकता है। लगता है ऑप्शन हम तो कुछ मिस्टेक कर दिए। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आप लोग इक्वल का चिन्ह भी लगा देना। ठीक है, इक्वल का चिन्ह लगा देना, तब ये सही है। 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 होता है 1 से छोटा, यानी पूरा पूरी बोल सकता है किसी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है, 1 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाइए, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक हैं, तो इसके शून्यक आपको निकालने होंगे। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए आपको गुणनखंड मेथड अपनाना होगा या फिर द्विघात सूत्र अपना सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो आप जानते हो उससे बनाइए, आंसर सेम मिलने वाला होता है। x² - 2x - 3 कितना है दोस्तों, x² - 2x - 3 ये बहुपद है, सॉरी हाँ ठीक है बहुपद है, तो इसमें आप लोग द्विघात सूत्र भी हम जो बोले थे वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो तोड़िए इसको, x² - 3x में तोड़िएगा तब जाके आपका सेटिस्फाई होगा, प्लस तोड़ना पड़ेगा और -3। अब इसके लिए x आप कॉमन करेंगे तो x - 3 हो जाएगा, और फिर 1 कॉमन करेंगे तो x - 3 होगा। फिर आपके पास x - 3 कॉमन करना पड़ेगा, जिसके पास x + 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 रखिएगा, शून्यक निकालना है तो x - 3 बराबर 0 और x + 1 बराबर भी 0, x बराबर 3, x बराबर -1। ये क्लास 10th के स्टूडेंट का फेवरेट क्वेश्चन होता है, गुणनखंड निकालना। स्टूडेंट सब भूल जाते हैं लेकिन ये नहीं भूलते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपका 3 और -1 आया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान से देखें दोस्तों, ये आपका वृत्त है। ठीक है, अब इसकी स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, तो ये आपको कितने बिंदुओं पर काटता हुआ दिख रहा है, तो ओनली 1 बिंदु, यहाँ पे केवल 1 बिंदु पर होता है। स्पर्श रेखा वृत्त पर किसी भी तरह से खींचेंगे तो स्पर्श बिंदु 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर, 2 4 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। बहुलक देखिएगा दोस्तों, बहुलक किसी भी आंकड़े में दी गई आंकड़े जो होती है उसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक होता है, जिसकी बारंबारता महत्तम होती है वह इसका बहुलक होता है। तो देखिए भाई, कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, 2 कितने बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 3 बार आया, 6 1 बार आया, 4 1 बार आया, 5 1 बार आया, 0 1 बार, 1 1 बार, 3 1 बार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, तो 2 आया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ खास क्वेश्चन नहीं लिए थे, बस मात्र 10 क्वेश्चन ही था, क्योंकि मेरा कहना यह है कि कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। ठीक है, और हम इस चैनल पर वीडियो रेगुलर डालेंगे, उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है कि आज आएगा कल नहीं आएगा, रेगुलर आता रहेगा। बस आपका काम क्या है, मज़े से पढ़ें ताकि आप लोग 10th क्लास में बढ़िया मार्क्स उठा सकें, ताकि आपका भविष्य बढ़िया सुधरे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और उस तरह से करें ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई कीजिए मन तन लगा के।